रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट खुद ट्रंप हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट कमला हैरिस को हराया। अगले साल 20 जनवरी को ट्रंप बतौर राष्ट्रपति शपथ लेंगे और वहां से एक नई सत्ता अमेरिका में शुरू होगी। उस सत्ता का दुनिया के तमाम बड़े सवालों पर जवाब क्या होगा, उसकी नीतियां क्या होंगी, ये दुनिया जानना चाहती है। हिंदुस्तान के भीतर भी कुछ बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा चल रही है और आज इन्हीं सवालों को लेकर के मैं आपके साथ हूं। रूस और यूक्रेन का युद्ध, इस युद्ध में अमेरिका का स्टैंड क्या होगा? इजरायल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, यूं कहिए कि ईरान के पाले पोसे आतंकवादी संगठनों ने जिस तरीके से इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, गाजा पट्टी में इजरायल की फौज जिस तरीके से लड़ाई लड़ती है, लेबनान सीरिया में जाकर के हमला करती है और ईरान के साथ उसका टकराव है, वो क्या दिशा लेगा? नेटो और यूरोपीय देशों के बीच, जो नेटो में यूरोपीय देश हैं उनके और अमेरिका के बीच कुछ संबंध हैं, वो क्या होंगे? क्योंकि आज फ्रांस ने कहा कि यूरोपीय देशों को ये सोचना चाहिए कि उनका हित कहाँ है, वो अपने हित की कमान अपने हाथ में लें। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं या जो हमले हुए, जिनको लेकर के ट्रंप ने अपने बयान दिए, और बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्तापलट हुआ, शेख हसीना हिंदुस्तान के भीतर पनाह लिए हुए हैं, उस देश को लेकर के अमेरिका की राय क्या होगी, उसके फैसले क्या होंगे? शी जिनपिंग और ट्रंप, चीन जिसके खिलाफ लगातार ट्रंप की नीतियां सख्त होती चली गईं और पिछली बार जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने चीन को आड़े हाथों लिया था, लगभग $250 बिलियन का टैरिफ लादा था चीन के ऊपर, और ताइवान को लेकर के भी ट्रंप लगातार सक्रिय रहे हैं और अमेरिका की आक्रामक नीति के पैरोकार रहे हैं। और मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो किस राह चलेगी, यानी कि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच के संबंध कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, ये सारे जो बड़े सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आप टटोलेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आज एक पैनल है। उस पैनल में इंडिया न्यूज़ के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हैं और हमारे कुछ खास मेहमान हैं जो जुड़ रहे हैं। लेकिन जो मेरा पहला सवाल है वो आलोक जी से है और बने रहना आपका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन सभी सवालों का, चाहे वो ईरान इजराइल का हो या फिर यूक्रेन वॉर का हो, हमारे आपसे उसका रिश्ता बनता है। हमारे यहाँ की महंगाई से, हमारे यहाँ की बेरोज़गारी से, हमारे यहाँ के बाकी जो ज़रूरी बुनियादी सरोकार हैं उनसे। इसलिए ये चर्चा बहुत ज़रूरी है। लेकिन ट्रंप ने जीत हासिल करने के बाद जो बयान दिया है वो बयान सुनना ज़रूरी है। It's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. अमेरिका फिर से ताकतवर होगा, फौज को ताकतवर करूंगा, अमेरिका की तूती बोलेगी दुनिया में, कमोबेश यही बात डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं। और उनका यह जो संबोधन था पहला जीत के बाद, वो इसी लब्बो लुबाब के साथ था। जो सबसे बड़ा सवाल है वो रूस यूक्रेन युद्ध का है। इस युद्ध ने दुनिया की चेन सप्लाई को बहुत हद तक प्रभावित किया है और महंगाई दुनिया में बढ़ी है, तो उसका एक कारण यह युद्ध भी है। अब इस युद्ध को लेकर के अमेरिका कहां खड़ा होगा? अभी तक जो जो बाइडेन की सरकार अमेरिकी है, उसने नेटो के साथ खड़ा होकर के यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद, पैसे से मदद दी है। अमेरिका का ख़जाना खाली हुआ है। अमेरिका का जो गोला बारूद है वह भी
पहुंचा है यूक्रेन। सवाल ये है कि इतना बड़ा खर्च जो अमेरिका उठा रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसकी इजाज़त देंगे? रूस के साथ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके जो निजी संबंध है, जिसको बेहतर आप कह सकते हैं, उन संबंधों के हवाले से इस संकट को आप कैसे देखना चाहेंगे या कैसे देखेंगे? अभी तक ये सही है कि पुतिन ने बधाई संदेश नहीं दिया है। कारण यह भी हो सकता है कि जो एक औपचारिकता होती है कि जिस देश के खिलाफ मैं युद्ध लड़ रहा हूं, उस देश के हक में आप खड़े हैं, आप उसको फौजी मदद दे रहे हैं, आप पैसे से मदद दे रहे हैं, तो आपको मैं फ़ोन करके कैसे कहूं कि आपको बधाई। लेकिन दोनों के रिश्ते बेहतर हैं। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बधाई दी है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में ज़ेलेंस्की ने लिखा है कि मुझे सितंबर में राष्ट्रपति ट्रंप से जो मुलाकात हुई थी वो मुलाकात याद है। इस दौरान हमने यूक्रेन अमेरिका की जो रणनीति है उस पर बात की थी, विक्ट्री प्लान और यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता को ख़त्म करने के तरीके पर भी हमने चर्चा की थी। ये संकट एक बड़ा संकट है। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं तो यह कहाँ जाएगा, बढ़ेगा या युद्ध खत्म होगा? ट्रंप कह चुके हैं कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर मैं युद्ध को खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या इतना आसान है? ये संभव है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके नेटो कंट्रीज, और यूक्रेन है, रूस भी है। आलोक जी, इस संकट को आप नई सरकार जो अमेरिका की होगी उस लिहाज से कैसे देख रहे हैं? राणा जी, मुझे लगता है कि विश्व राजनीति में, जैसा आपने कहा, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के जो आपस का जो एक रिश्ता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता आर्थिक स्थितियों को नियंत्रित करना ट्रंप साहब के लिए भी ज़रूरी है और दुनिया के लिए आवश्यक है कि आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। इस दृष्टि से इस युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने तो पहले कहा कि मेरे बनते ही मैं इसको सबको कैसे कंट्रोल कर दूंगा, दोनों जहां इजराइल और लेबनान वाला जो मुद्दा है उसको लेकर के, और यहाँ पर यूक्रेन के साथ जो स्थितियाँ हैं। चूँकि आपने ठीक कहा भूमिका में भी कि जिस तरह से रिश्ते पुतिन के साथ एक संवाद के हैं, और मैं समझता हूँ कि चूँकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई कि वो राष्ट्रपति बन गए, ये कारण ये भी हो सकता है चूँकि पुतिन KGB के भी प्रमुख रहे हैं, बड़ा राजनीतिक ढंग से, कूटनीतिक ढंग से, और जो युद्ध चल रहा है वो भी। लेकिन हाँ, जो मूल सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये निक्सन युग नहीं है, ये उस समय का रोनाल्ड रेगन भी स्टार वार के माने जाते थे, न सोवियत संघ रहा है, न रूस वैसी स्थिति में है। चीन को लेकर के ज़रूर एक तरह से रणनीति होती है, उसमें रूस भी चीन के साथ भी बड़ा पार्टनर है, आपने देखा होगा। इसलिए कई स्थितियों में चीन ने अभी भारत के साथ भी अपनी सीमा से हटने का जो फैसला किया, ये भी एक पूरी विश्व राजनीति में इसका महत्व है। प्रदीप कपूर साहब पूर्व राजदूत हैं, राजनयिक हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आप UICF के चेयरपर्सन हैं। भरत H बरई साहब, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भरत जी, पहला सवाल, चूँकि बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ही दुनिया की शक्ल सूरत को तय करेगा। सवाल ये है कि जो रूस यूक्रेन वॉर है, यह वॉर ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे लेगा? और ट्रंप कहते रहे कि 24 घंटे के भीतर मैं इस युद्ध को ख़त्म कर दूंगा, क्या ये संभव होगा? मेरा ख्याल है वो संभव तो नहीं होगा, लेकिन उनकी पुतिन से ज़्यादा बनती है जी। तो मेरा ख्याल है शायद वो पुतिन को फ़ोन करेंगे और उससे कुछ बात करेंगे। अगर हो सकेगा, मेरा ख्याल है नहीं हो सकेगा, क्योंकि पुतिन ने जब राष्ट्रपति और ट्रंप का इलेक्शन हुआ तो बोला कि मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज नहीं भेजूंगा, लेकिन वो क्या करते हैं उसके मुताबिक उसके साथ डील करूंगा। जी। तो पुतिन इतना तो वार्म नहीं है, लेकिन वो ट्रंप उसको फ़ोन करेगा, ऐसा मुझे मानना है। प्रदीप कपूर साहब, ये भी हो सकता है जी कि ट्रंप नरेंद्र भाई से बात करे, नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र भाई को पुतिन के साथ अच्छी बनती है और ट्रंप को भी नरेंद्र भाई के साथ अच्छी बनती है, तो नरेंद्र भाई का वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
यानी कि भारत की भूमिका आप इसमें देख रहे हैं संभव है। प्रदीप कपूर साहब, चूंकि बहुत सारे इश्यूज हैं तो मैं चाहता हूं कि अपनी अपनी राय रखते चलें। दर्शकों के सामने एक तस्वीर साफ होनी चाहिए। रूस यूक्रेन क्राइसिस और ट्रंप। हाँ जी, तो ऐसा है कि जो अभी तक हिस्ट्री में एवोल्यूशन हुआ है यूक्रेन रशिया क्राइसिस का, वो अमेरिका का उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है, रोल रहा है। जैसे 2014 में उन्होंने मैदान रेवोल्यूशन वहाँ पर करवाया, याकोनोविच जो प्रेसिडेंट थे उनकी सत्ता को गिरवाया $5 बिलियन का सपोर्ट के प्रॉमिस के साथ। फिर दूसरी सरकार लाए, फिर उसके बाद में जेलेंस्की को लाए। जेलेंस्की एक कॉमेडियन होता था और उसने देश की बर्बादी कर दी है, देश को बर्बादी की तरफ ले गया, बर्बादी की ओर ले गया है। तो अब अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले सोचा था जो पुराने उनके वेपन्स हैं, जो उनको नए वेपन्स की ट्रायल करनी है, जो देखना है कि क्या उसका एफिकेसी है रियल वॉर में, रियल टाइम वॉर में, तो वो सब उससे भी ज़्यादा उनको अभी बोझ उठाना पड़ रहा है। और नाटो कंट्रीज को भी बहुत ज़्यादा बोझ आपको उठाना पड़ता लगता है कि नेटो कंट्रीज की अगुवाई करने के चक्कर में यूक्रेन वॉर में अमेरिका फंसा हुआ है और जो पैसा अमेरिका का वहाँ खराब हो रहा है, दरअसल ट्रंप उसको रोकना चाहेंगे, वो युद्ध को रोकना चाहेंगे। युद्ध रुक जाएगा तो फिर अमेरिका वहाँ से आसानी से निकल सकता है। अमेरिका तो ये चीज़ उन्होंने कही ऐसा। और जो बाकी उनके सहायक हैं, सलाहकार हैं, जैसे विवेक रामास्वामी वगैरह, उन्होंने भी ये कहा कि हमारा वहाँ पर इन्वॉल्व रहना और सारा हमको इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करना और इतना ज़्यादा सपोर्ट करना, ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो जेलेंस्की को भी ये पता है कि उसकी जो सपोर्ट है अब अमेरिका में बहुत कम हो जाएगी। तो अगर वो जेलेंस्की के ऊपर इतना प्रेशर और इतना दबाव आ जाता है जी, तो वो भी अब पीस की तरफ कोशिश करेंगे जाने के लिए, ताकि वहां पर पीस आ सके। चूंकि सवाल हमारे साथ बहुत हैं तो मैं चाहता हूं कि हम अपने एक्सपर्ट के साथ 1.5 से 2 मिनट के भीतर सवालों का जवाब लेते चलें ताकि सभी सवालों का जवाब मिल जाए। दूसरा जो बड़ा संकट दुनिया के सामने है वो है इजराइल और ईरान के बीच का टकराव। इसमें आप कई तरह के युद्ध देखेंगे। जो गाज़ा पट्टी में हमास के ऊपर इजराइल का हमला है वो हमास पाला पोसा हुआ है ईरान का। लेबनान के भीतर जो इजराइल का हमला है, लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह काम करता है, इजराइल के साथ उसकी लड़ाई चलती रहती है और वो भी ईरान का पाला पोसा हुआ आतंकवादी संगठन है। सीरिया के भीतर जाकर के अगर इजराइल हमला करता है तो वह भी ईरान की वजह से। और यमन में जो हूती हैं, हूतियों के खिलाफ जो लड़ाई इजराइल की चलती है या हूती बार बार जाकर के इजराइल के ऊपर हमला करते हैं, यह सब कुछ ईरान के चलते हैं और ईरान के साथ लगातार टकराव है। दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया है। ये संकट जो लगातार गहराता चला जा रहा है दुनिया को नई मुसीबत में डाल सकता है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए ट्रंप के पास अपना प्लान क्या होगा, उनकी योजना क्या होगी, यह भी जानना ज़रूरी है। आलोक जी। नाना जी, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल चूँकि अमेरिका के ही एक तरह से हमेशा काम करता रहा है और जूस की एक लॉबी भी अमेरिका में है, चुनाव में भी उसका प्रभाव रहता है। इस दृष्टि से उसको शांत करने से, चूँकि आपने देखिए ईरान ने भी और उन दोनों ने ऐसा जैसे होता है ना, इतने इस हद तक पार नहीं करेंगे, परमाणु की थ्रेट या मिसाइल की किसी भी नागरिक ठिकानों पर नहीं डालेंगे। इजराइल ने वो कोशिश की और रक्षा के ठिकानों पर डाला। इसलिए आशा ये करना चाहिए, भारत की भूमिका भी इजराइल के साथ भी, भारत के संबंध में फिर से भारत जोड़ रहा हूँ, क्योंकि भारत के राय के हिसाब से भी देखें तो भारत के ईरान से भी नहीं संबंध है, इजराइल से भी है, रूस से भी संबंध है और अमेरिका से भी है। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि इसको भी शांत करने में उनको कहीं ना कहीं भारत की भूमिका होगी, जो ट्रंप उस बात को, इजराइल को नियंत्रित करने में भूमिका निभाएंगे। जी प्रदीप जी। ये समस्या बहुत गंभीर है और बाइडन ने जैसे कहा था कि मैं इस वॉर को एंड कर दूंगा, यहाँ पर सीज फायर लाऊंगा, रमजान से पहले ये हो जाएगा और हॉस्टेजेस रिलीज हो जाएंगे, तो उसमें कुछ भी नहीं होना। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट था कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, जो सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है दुनिया में, उसने पब्लिकली अनाउंस किया हो कि रमजान से इतने दिन पहले हम सब कुछ वहाँ पर शांति ले आएंगे
और वो हो नहीं सका। जी। तो ट्रम्प को भी इतना आसान नहीं रहेगा, मुश्किल रहेगा, बट उसका जो इक्वेशन है, एक तो नेतन्याहू के साथ अच्छा है, दूसरा वो अगर ईरान को कहे कि आपने अगर कुछ हरकत की जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो इसराइल के खिलाफ है, तो हम आपके खिलाफ बहुत सख्त कदम लेंगे, बहुत बड़े बड़े वहां पर हम हथियार फेंकेंगे और आपकी सत्ता को पलटा देंगे। तो ऐसा कुछ अगर धमकी दिया जाता है क्वाइटली, नॉट पब्लिकली, अगर उसके जो एम्बेसडर हैं या कोई और लोग हैं आपस में जो बातचीत एक दूसरे से कर सकते हैं, तो आप इस समय पे बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए और इसराइल को जो काम करना है हमास के खिलाफ और जो काम करना है हिजबुल्लाह के खिलाफ, वो खत्म करके फिर इसराइल अपने आप वापस आ जाएगा। और अगर वो लेबनान को कह दें कि हिजबुल्लाह को जो ट्रीटी थी जिसमें उनको 20 मील ऊपर रहना था, इसराइल के बॉर्डर से दूर रहना था, जी। तो उसका आप पालन करें, तो ऐसी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। क्योंकि ये जो मींस इसका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये काफी स्ट्रॉन्ग किस्म का आदमी है और एक टाइम कुछ ठान लेता है तो फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है एकदम पूरे तौर से। तो उनको भी पता है ये चीज, तो उस हिसाब से कुछ शांति, कुछ अमन, कुछ रेजोल्यूशन, कुछ हॉस्टेजेस का वापस आना, उसके अब चांसेस मेरे ख्याल से बढ़ गए हैं, क्योंकि नेतन्याहू भी इनकी बात ज्यादा मानेंगे। नेतन्याहू भी कोशिश कर रहे थे सपोर्ट करने का। जी। दूसरा जो यहाँ पर ज्यूज हैं, जूइश लॉबी ने देखा कि टिम वॉल्स जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने मुसलमानों के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था भागीदारी का कि अगर हम सत्ता में आते ही इक्वल शेयर करेंगे मुसलमानों के साथ। तो जूइश लॉबी उनके खिलाफ हो गई थी बहुत ज्यादा हद तक, क्योंकि जॉर्ज शपीरो जो थे दूसरे कैंडिडेट जी। वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उनके वो भी जूइश थे, तो उनको भी नहीं बनने दिया वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। बाकी हिंदू जो कौम है यहाँ पर, ट्रंप ने हिंदुओं के समर्थ में बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिया कि बांग्लादेश में जो उनका हो रहा है अत्याचार उनके ऊपर, उसको भी हम रोकेंगे और हिंदू फोबिया जो है उसको भी हम रोकेंगे और हिंदुओं को ज्यादा और भी अच्छी तरह इन्वॉल्व करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उस मैं आता हूँ, मैं एक बड़ा दिलचस्प सा वाकया है, मैं अपने दर्शकों के साथ जोड़ना चाहता हूँ। जब ट्रंप कैंपेन कर रहे थे तो लगातार कह रहे थे कि यहूदी जो भी अमेरिका में रहते हैं, जो इजराइल की बेहतरी चाहते हैं, उनको डेमोक्रेट्स को वोट देना ही नहीं चाहिए। ये बयान जो है अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि इजराइल के हक में ज़्यादा आक्रामक तरीके से ट्रंप खड़ा होंगे और अरबियन कंट्रीज़ के लिए ये मुश्किलें, खास करके फ़िलिस्तीन के लिए और फ़लस्तीन के साथ जो बाकी देश खड़े हैं ईरान वगैरह के लिए, उनके लिए मुश्किलें खड़ा हो सकती हैं अगर इजराइल संकट में आता हो या इजराइल के ऊपर हमला होता है। तो दूसरा इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये रहा है कि मैंने देखा कि मिशिगन में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन इलाकों में ट्रंप को वोट मिला है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं जो हार्डलाइनर मानी जाती है, दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाती है, और इस पार्टी के खिलाफ लगातार मुस्लिम अमेरिका कर रहे हैं। उनका एक मुश्त वोट जाता रहा डेमोक्रेट्स को, लेकिन इस बार मुसलमानों ने भी वोट दिया है, जबकि वो बार बार ये कहते रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने अपनी पिछली हुकूमत में कई देशों के लोगों को आने से रोक दिया था, उसमें सीरिया, सूडान, लीबिया, सोमालिया, इस तरह के देश शामिल थे, इस बार भी करूंगा। फिर भी वोट आए। भरत जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस बार जो ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत है, कहा यह जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो देश खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ट्रंप के ऊपर 2 जानलेवा हमले हुए इस दौरान। बावजूद इसके ट्रंप की जीत, कारण क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप वहां हैं, किस वजह से ट्रंप की जीत संभव हुई? देखो, ये तो सब प्रोपेगेंडा था। भारत देश में भी लोग ऐसा बोल रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार आई या मोदी की सरकार आई तो लोकशाही खत्म हो जाएगी, हम संविधान का रेस्क्यू करने के लिए सब करते हैं। वो तो सब बोगस प्रोपेगेंडा होता है। ऐसा प्रोपेगेंडा यहाँ भी लोग कर रहे थे कि ट्रंप आया तो ये होगा, वो होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, दिस विल बी द लास्ट इलेक्शन। वो सब बोगस है। ट्रंप क्यों छूटा? सीधी बात है, वो भाषा जो बोलते हैं वो कॉमन आदमी की भाषा बोलते हैं। जो लोग यहाँ के पढ़े लिखे होते हैं वो इलीट लोगों की भाषा नहीं बोलता है, लेकिन जो वोटर्स है ऑर्डिनरी, स्पेशली रूरल एरिया, वो जैसे बात करते हैं एक दूसरे के साथ, ब्लू कॉलर जैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं,
छोटे बिजनेस वाले एक से दूसरे के साथ बात करते हैं, उसी तरह ट्रंप ने बात किया और हमेशा बोलता है कि अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका यहाँ के की चुनाव इंडस्ट्री ने, को भरत भाई जो कह रहे हैं, अमेरिका के चुनाव ने एक बात बहुत हद तक साफ की है, या इस बात का संकेत दिया है कि बेवजह की हाय तौबा आप मचा करके लोगों को अपने हक में खड़ा नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, आ जाएंगे तो देश में बवाल खड़ा हो जाएगा, समाज मट जाएगा। यह सारी बातें जो हैं सिर्फ आप नैरेटिव के तौर पे गढ़ते तो हैं, लेकिन वो काम करता नहीं है चुनाव में। और यह कि अमेरिका फर्स्ट, जैसे नरेंद्र मोदी हैं हिंदुस्तान फर्स्ट, तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है और जिन बातों को लेकर के राष्ट्रवाद चलता है, वो अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर हिंदुस्तान में बीजेपी हो या फिर इजराइल में नेतन्याहू की पार्टी हो, ये सब एक से पॉलिटिकल फिलॉसफी के दल हैं और इन दलों के नेताओं को लेकर के एक बड़ा धड़ा जो है वो कहता है कि खतरा है। अगर इनके आ जाने की स्थिति हो जाएगी तो फिर बहुत सारे संकट खड़ा हो जाएंगे, समाज में भी हो जाएगा, देश के भीतर भी हो जाएगा, दुनिया में भी हो जाएगा, और जो व्यवस्था है संविधान संकट में, लोकतंत्र संकट में, ये दोनों बातें भी अमेरिका में भी कही जाती थी। आलोक जी, सवाल ये है कि अमेरिका तो बहुत पढ़े लिखे लोगों का देश आपके यहाँ मानते हैं लोग, जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, कहते हैं कि अमेरिका के फैसले देखिए, लेकिन आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, और जिस आदमी के हवाले से कहते हैं वो आदमी जीत कर क्या जाता है। राणा जी, यही तो है, जैसा अभी भरत भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इस तरह के बयान यहाँ भी कांग्रेस के लोग या दूसरी पार्टियाँ लगाती रही, और वैसा इसलिए नहीं कि वहाँ की जनता अपने हितों को मानती है। दूसरा, जैसे अभी जूस की बात आपने कही, ऐसे मुस्लिम वहाँ पर आबादी है, या उन देशों के साथ भी, चाहे सऊदी अरब के साथ आप देखिए उदाहरण के लिए, सऊदी अरब के साथ भी ट्रंप राज में भी संबंध हुए, और भारत के प्रधानमंत्री तो वहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करने गए थे अभी कुछ महीने पहले। इसलिए हम भारत के 20 करोड़ मुस्लिम का भी ध्यान उनको रखना है। डोनाल्ड ट्रंप को भारत के साथ संबंधों के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि केवल हिंदू भावना नहीं, हाँ, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ, इसमें ट्रंप कितना आगे तक हमारा साथ दें, ये जरूर मुझे लगता है कि आने वाले समय में आतंकवाद का देखा जिक्र किया है तो एक सवाल ये भी आता है, प्रदीप जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान पड़ोसी देश है, आतंकवाद को पनाह देने, पालने, पोसने के लिए जिन देशों की गिनती होती है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे सूडान हो या फिर पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की जो स्थिति अब होगी नए अमेरिकी प्रशासन के तहत, ट्रंप के अधीन, उसको आप कैसे देखते हैं? उसका ऐसा है कि जब पाकिस्तान में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब ट्रंप के साथ एक फ़ोन कॉल की मांग की, तो ट्रंप ने फ़ोन कॉल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। बहुत समय तक, 2 साल तक उन्होंने उनका फ़ोन नहीं लिया था। और दूसरा, जो टेररिज्म का सवाल है, उस पे उनको पता है कि एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड इज़ इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो डेमोक्रेट्स के साथ वो उन्होंने डोनाल्ड लू को वहाँ भेज के जो सत्ता में वो पलट किया, और ये शहबाज शरीफ वगैरह लाए वहाँ पर, तो उनके साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे चल रहे थे। तो अब उनका जो एड है यहाँ से जो जाता है पाकिस्तान को, जो IMF को इशारा मिलता है कि आप भी पाकिस्तान को बड़े बड़े लोन दीजिए, जो वर्ल्ड बैंक को इशारा मिलता है कि आप प्रोजेक्ट्स कीजिए वहाँ पर, वो सारा कम हो जाएगा। पाकिस्तान एकदम ब्रिंक पे है, इकोनॉमिक फेलियर के ब्रिंक पे है, क्योंकि वहाँ पर जो एड आया वो सारा बर्बाद किया उन्होंने। तो अब उनके लिए स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। आलोक जी, ये जो प्रदीप जी कह रहे हैं, दरअसल वहाँ एक और बात समझने की है कि पाकिस्तान के भीतर चीन का निवेश बहुत अधिक है और चीन का दखल भी है। चीन पाकिस्तान के से बाहर निकल करके अपने हितों की अनदेखी नहीं कर सकता है, और जब तक चीन अमेरिका पाकिस्तान का ये टाई अप है, तब तक अमेरिका का कोई इंटरेस्ट वहाँ नहीं होगा। आप अपने हवाले रहिए, आपको चीन मुबारक। तो मुझे लगता है कि ये स्टैंड जो होगा वो ट्रंप का होगा। ट्रंप का ये होगा, और ट्रंप पाकिस्तान को ही नहीं काउंटर करेंगे, बांग्लादेश में भी। इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश का नाम लेकर जो कहा, क्योंकि एक समय में देखा जाए तो उनको तो CIA या जो भी आरोप लगा था कि उनके उस हिसाब से उनको लाया गया, मोहम्मद यूनुस को। ऐसी स्थिति में उसको भी नियंत्रित करने में, इस पूरे रेंज में चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मालदीव, लेकिन उन लोगों को देशों को समझ में भी आ गया है। देखिए, बांग्लादेश में भी घटनाएं नियंत्रित हो रही हैं, मालदीव हमारे साथ सुधर रहा है, श्रीलंका या नेपाल भी चीन अब ट्रंप के आने के बाद न केवल वो देश पाकिस्तान, बल्कि चीन का जो वहाँ प्रभाव है उसको भी एक तरह से संतुलित करने में भारत की भूमिका और ट्रंप की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।
ये एक बड़ा संकेत है आलोक जी की तरफ से कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भारत के लिए जो मुसीबतें खड़ा होती रही हैं, चाहे नेपाल के भीतर हो, बांग्लादेश के भीतर हो, मालदीव्स के भीतर हो, उनका निराकरण होगा, वो मुसीबतें ख़त्म होंगी, इस बात का की उम्मीद आप कर सकते हैं। जो एक और बड़ा सवाल है वो नेटो के लेकर के है। नेटो के मेंबर होने के चलते, और नेटो का मैं आज पढ़ रहा था कि आर्टिकल 5 कहता है कि अमेरिका नेटो में खड़ा होकर के उसकी मदद करने के लिए बाध्य है। तो नेटो का जो चार्टर है, उस नेटो के चार्टर में अमेरिका की भूमिका अगुवा की है, और उसी अगुवा होने के कारण वो यूक्रेन में भी बहुत हद तक फंसा हुआ है। नेटो में आज एक इम्पॉर्टेंट जो पार्टनर है फ्रांस, उसकी तरफ से बयान ये आया कि यूरोपीय देशों को अपने हितों को अपने हाथ में रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशारा है। ब्रिटेन जो एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से होता हुआ आया है, अभी संभलने की स्थिति में है, वो अमेरिका से दूरी क्या बना सकता है। नेटो के भीतर अमेरिका का जो अपना निवेश इन्वेस्टमेंट है, जिसके चलते वो बार बार अपने हितों की अनदेखी करके और नेटो के साथ खड़ा होता है। यहाँ जो स्टैंड होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या होगा। भरत भाई, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि नेटो में अमेरिका फंसा ही रहेगा या फिर अपने लिए कुछ गुंजाइश देखेगा ताकि मैं अपने देश के भीतर भी चीज़ें देख सकूँ। देखो, मेरा ख्याल है कि नेटो के साथ तो जुड़े रहेगा, लेकिन जब वो प्रीवियसली प्रेसिडेंट थे तब ट्रंप ने बोला था कि नेटो कंट्रीज अपना दायित्व नहीं निभाते हैं, अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं, अपनी जीडीपी के 0.5%, 1% ऐसा खर्च कर रहे थे, जब अमेरिका करीब 3.4% ऑफ जीडीपी अपना बजट मिलिट्री के पीछे डालता है। तो उन्होंने बोला था कि अगर नेटो कंट्रीज 2% अपना जो जीडीपी है उसका डिफेंस में नहीं डालेंगे तो मैं अमेरिका का हिस्सा कट कर दूंगा। तो जर्मनी, इटली, सब देशों को उन्होंने फोर्स किया कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करो आपके डिफेंस के लिए, आप अपना दायित्व निभाओ। अमेरिका अपना दायित्व निभाएगा, लेकिन तभी निभाएगा जब आप अपना दायित्व निभाओगे। तो सभी देशों ने अपना डिफेंस एक्सपेंस बढ़ाया है। अमेरिका के भीतर जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आया और अमेरिका में जो महंगाई बढ़ी है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि अमेरिका बाहर के मोर्चों पर फंसा हुआ है जो उसका अपना नहीं है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी लेकर के वहाँ पैसा लगा रहा है। उसमें रूस यूक्रेन युद्ध सबसे पहले है, और यहाँ इस मोर्चे पर नाकाम रहे जो बाइडेन। ना तो अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के लौटने के बाद अफगानिस्तान की स्थिति को ठीक कर पाए, वहाँ अमेरिका की किरकिरी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध को रोक नहीं पाए। चीन ताइवान को बार बार धमकी देता है और चीन के साथ वो अपने संबंधों को सख्त नहीं कर पाया जिस तरीके से वो कर रहे थे, और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के जो लोग हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ आता रहा। अमेरिका के भीतर तरक्की उस तरीके से हुई नहीं। इन कारणों के चलते एक नाराज़गी जो बाइडेन को लेकर के, डेमोक्रेट्स को लेकर के अमेरिका के भीतर इन वजहों से भी बनी, और ट्रंप के जीतने के कारण यह भी रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर के, बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं कि शेख हसीना का तख्तापलट बस 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले हुआ। वो भारत में रह रही हैं और वहाँ एक ऐसी सरकार है जो कहा यह जाता है कि चीन और अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करती है। अब वहाँ भी एक नई व्यवस्था आ सकती है और अमेरिका का दखल बांग्लादेश में इस हद तक हो कि भारत के हितों को आप खतरे में ना डाल पाएं, यह भी संभव हो सकता है। इसलिए इस बार के चुनाव के दौरान भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हुए उसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इसलिए बांग्लादेश भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आज की चर्चा का। आलोक जी, ये सिर्फ चुनावी बयान था या फिर इन ट्रू सेंस डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है उनके लिए खड़ा होंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि वो निश्चित रूप से इस भारतीय पूरे इस महाद्वीप में या कहें दक्षिण एशिया में निश्चित रूप से भारत को सबसे बड़ा उनका कूटनीतिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस दृष्टि से बांग्लादेश की स्थिति को, और इसलिए शेख हसीना वहाँ से कहीं और यूरोप नहीं गई जी, जो अभी तक है। इसलिए आप अंदाज़ लगाइए कि कहीं ना कहीं जो हमारे कूटनीतिक या गोपनीय स्तर पर जो वार्ता होती रही,
कोई ऐसा समय आ सकता है कि शेख हसीना वापस वहाँ चली जाएं, जैसे पाकिस्तान में भी हुआ है कई बार, जो वापस नवाज शरीफ या मुशर्रफ के जाने के बारे में। अब वो पावर में रहेंगी नहीं रहेंगी या उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन हाँ ये है कि चीन के प्रभाव को और भारत के अनुकूल स्थिति में चीन के प्रभाव को कम करके वहाँ जो सत्ता रहे वो भारत के साथ रहे। वो इनडायरेक्टली अमेरिका को भी उसका सूट करता है। चीन यदि वहाँ जाकर के अधिक बैठा ले, जो चीन का दबाव ये था। भारत का जिक्र आप कर रहे हैं, इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, वक्त चूंकि बहुत नहीं है इसलिए उस सवाल को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान अमेरिका का संबंध, मोदी और ट्रंप के जो निजी रिश्ते हैं, दोस्ताना रिश्ते हैं, बेहतर हैं, और इन दोनों देशों के जो संबंध हैं, खासकर कारोबारी संबंध और जो डिफेंस अलायंस हैं, इन दोनों के लिहाज से भारत और अमेरिका के रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? प्रदीप जी, पहले आप। तो ऐसा है कि भारत के जो रिश्ते हैं बहुत गूढ़ हैं, बहुत अहम हैं। और अभी ट्रंप के टाइम में जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन था, काफ़ी फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हुए थे डिफेंस में भी, और काफ़ी अच्छा काम आगे बढ़ा था। फिर बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में वो और भी आगे बढ़ा, ऐसा नहीं है कि वो रुका। बट ट्रंप अब वापस आया है और जो स्थिति है दुनिया की काफ़ी बदली हुई है। 2 वॉर्स चल रहे हैं, चाइना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, तो अमेरिका को इस समय पे भारत की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा है। वो ट्रंप समझ जाएगा। हालांकि वो बाहर वाले जो प्रॉब्लम्स है उनमें नहीं ज़्यादा पड़ना चाहता, बट उनका कुछ कंट्रोल में रखना भी ज़रूरी है अमेरिका के लिए, बीइंग द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उसमें अगर उनको भारत की सहायता मिलती है तो फिर उनका हाथ थोड़ा जोरदार हो जाता है, थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। भरत भाई, नई गवर्नमेंट और इंडो यूएस रिलेशन कैसे देखते हैं आप? वो तो बहुत स्ट्रांग हो गए, ऐसे भी बाइडेन के टाइम पर भी स्ट्रांग थे, क्योंकि अमेरिका ने रियलाइज़ किया है कि अगर चीन को कंट्रोल करना है, और देखो भारत भी दुनिया में 5th इकोनॉमी हो गया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, और भारत मूल के कई 55 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं। तो हम यहाँ बैठे नहीं हैं, हम बहुत एक्टिव है। आपने ये पूछा कि ट्रंप ने क्यों बयान दिया बांग्लादेशी हिंदू के लिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ के अमेरिकी हिंदू लीडरों ने ट्रंप से काफ़ी बात की थी। ट्रंप ने पूछा था कि वो कैसे भारतीय हिंदुओं के वोट उसको मिल सकते हैं। ऐसा तो बात था कि अटलांटा में ट्रंप मंदिर में जाने वाले थे, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर बात हो रही थी कि यानी कि आलोक जी, कुल मिलाकर के जो हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं एक बड़ी तादाद में, और अमेरिका की बड़ी कंपनियों में भी उनके ऊंचे ऊंचे ओहदे हैं, यह भी एक असर रखता है इंडो यूएस रिलेशन को स्टैब्लिश करने के और मजबूत करने के लिए। बिल्कुल, आर्थिक संबंधों में और आर्थिक वहाँ की उसकी मजबूती। आप डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, कंपनियों में टेक्नोक्रेट हैं, पूरा हमारे कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं, इस दृष्टि से उनकी भूमिका है। हाँ, इमिग्रेशन और वीज़ा को लेकर पहले भी जब उनकी कुछ सरकार सवाल रहेंगे, वो पहले भी उनकी पॉलिसीज थोड़ी सी रही है भारत ऐसी के कि संबंधों के साथ हिंदुस्तान के हक में नहीं रहा है, यहाँ के बहुत सारे प्रोफेशनल्स को पसंद नहीं आया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करके बधाई दी है और दुनिया के तमाम देशों से बधाई आ रही है। अगले साल वो शपथ ग्रहण करेंगे। अमेरिका में जो नतीजे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में हैं, और अब जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो दुनिया के जितने बड़े मसले हैं उन मसलों पर अमेरिका कहाँ खड़ा होगा